वेलकम बैक। और अब एक नज़र आईटी सेक्टर पे। आईटी सेक्टर की बात होगी और एक ऐसे टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे जिसकी तमाम तर एसोसिएशन आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर आज बात की जाएगी। थोड़ा सा डिफरेंट रखा है हमने ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको पता लगे कि और कितनी इनोवेशंस हो रही है और क्या क्या हो रहा है एक प्रोजेक्ट के पीछे। प्रोजेक्ट का मैं आपको टॉपिक बताऊँगा लेकिन अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराऊँगा। बहुत अच्छा बोलते हैं और बेहतर तरीके से वो डिलीवर करते हैं अपना एक्सपीरियंस। और असदुल चौधरी साहब को हमने इनवाइट किया है जो कि ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, साथ साथ जो है उन्होंने अपनी आर्मी के प्रोजेक्ट्स को भी लीड किया है, ईआरपी पे भी काम किया है और दीगर टेक्नोलॉजीज पर उन्होंने काम किया है, कर रहे हैं कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स को, वो डिस्कस करेंगे। आप उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा और जान लीजिएगा, मैं पूछूंगा आप लोगों के तवज्जुह से। असद, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू द ट्रांसमिशन। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, थैंक यू। असद, आज हम बात करेंगे एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितनी इससे एसोसिएट करती है, क्या प्रोस्पेक्टस होगा, क्या विजन होगा, क्या मिशन होगा, किस तरीके से काम हो रहा है, ब्रीफली डिस्कस कीजिएगा। देखिए, जिस टाइम पीरियड पे हम इस वक्त रह रहे हैं और जितनी फास्ट पेस इस वक्त हमारी इंडस्ट्री है, आप देख रहे हैं कि हर साल नया मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। तो बेसिकली तो हमें जो है हर वक्त एक एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जो हमारी इनोवेशन को, जो हमने आइडिया जनरेट किया है या जो प्रोडक्ट हमने जो है वो डिफ़ाइन किया उसको हम बना सकें। तो बेसिकली इस वक्त हमारे पास जो नीड है वो ये है कि हम कितनी फास्ट अपनी आइडिया को मार्केट में ला सकें। और किसी भी चीज़ को फास्ट लाने के लिए आई वुड से एजाइल से बेहतर कोई और दूसरा कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, एजाइल में क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से चलेंगे आगे, ये इसके पीछे कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो चल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि एजाइल जो है वो एक मेथोडोलॉजी है, एक कॉन्सेप्ट है, या आप उसे कह सकते हैं एक वे है किसी भी काम को करने का। जैसे फर्स्ट करें, हम आज से पहले प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो जनरली हम जब प्रोजेक्ट की बात करते थे तो हम कहते थे जी कंस्ट्रक्शन में बहुत प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। हमने कहा जी घर बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी इंडस्ट्री आई जिसके बारे में कहा जाए कि जी ये प्रोजेक्ट इंटेंसिव इंडस्ट्री है, वो हमारे पास आईटी विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम अब देखते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हर साल अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आईटी में होते हैं। तो जाहिर सी बात है आईटी में जो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है वो उसी से ज़्यादा है। फिर जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स का वो है अनसर्टेनिटी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जब हम करते हैं तो वहाँ पर हमारा स्कोप जो है या जो हमने बनाना है वो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट चेंज होता है या नई नई रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आती हैं। तो उसको कैसे हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, या जो प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रोजेक्ट हम फेस कर रहे हैं, हाँ, तो उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मेथड या जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आपने बात की है, लेकिन वाई सीनियर मैनेजर्स और सीईओ जिनको हम कहते हैं कि उनको प्रोजेक्ट फेस करने में फेलियर हो जाते हैं, बड़े बड़े आप जो है सीईओस हायर करते हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते अपने टेन्योर को लेके, उनके लिए आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो सीईओस का कंसर्न है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मार्केट में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हम ये समझते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन है या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूटिलाइजेशन है वो लोअर लेवल पर है या मिडिल लेवल पर है। देखिए, लोअर लेवल या जो मिडिल लेवल है उसने तो चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है ऑर्गेनाइजेशन की या जो प्रायोरिटाइजेशन है वो तो सीईओ ने डिफाइन करनी है। तो एक डिस्कनेक्ट है बिटवीन सीईओज और सीनियर मैनेजर्स वर्सेस दी मिडिल मैनेजर्स या जो कि प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। या आपने हायरार्की जो है बहुत डिस्टर्ब रखी है। हायरार्की का आप कह सकते हैं कि एक पार्ट ज़रूर है, लेकिन चक्कर ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारा जो काम है वो खाली स्ट्रेटजी बनाना है। लेकिन ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को बनाना है। आगे बढ़ेंगे सर, हाउ मनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आप क्या समझते हैं कि मैनेजमेंट के हवाले से कंसिस्ट करते हैं, या ब्रीफली? देखिए, जनरली जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके यहाँ कितने तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मेनली हम कहते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके ऑनगोइंग ऑपरेशंस को ठीक करने के लिए चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बेसिकली वो कहते हैं कि जी हमें अपनी एग्जिस्टिंग सर्विसेज को अपग्रेड करना है या नया मॉडल लाना है या नया वर्जन लाना है। और कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन करती है कि जो आज से पहले उस तरह का प्रोजेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुआ, जिसे हम इनोवेटिव प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं या रेडिकल प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं या ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें, अभी हम कह रहे हैं ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं, तो दैट इज बेसिकली अ रेडिकल प्रोजेक्ट। इलेक्ट्रिकल कार्स की बात की गई है, मैं तो पहले ये बात करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी को तो पूरा कर दें, बेसिक नीड। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को लाना भी एक प्रोजेक्ट ही है। एग्जैक्टली। ठीक है सर, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट जो हम देखते हैं
और एजाइल प्रोजेक्ट की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें डिफरेंशिएट क्या है? देखिए, जब हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट का स्कोप है वो बड़ा क्लियर है। लेट्स सपोज मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मैं 3rd फ्लोर के बाद ये नहीं कहूँगा कि जी मैं इसका डिज़ाइन चेंज कर दूंगा, या अगर मैं कोई रोड बना रहा हूँ तो मैं 1 किलोमीटर के बाद ये नहीं कहूँगा कि जनाब अब ये जो है वो उसकी विड्थ चेंज हो जाएगी या उसको जो है मैं राइट से लेफ्ट ले जाऊँगा। यू नो, वी हैव अ स्पेसिफिक डिज़ाइन, हम उस स्पेसिफिक डिज़ाइन को फाइनलाइज करते हैं और फिर उसके मुताबिक जो है हम चीज़ों को बिल्ड करते हैं। लेकिन जब हम एजाइल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे मैंने कहा कि स्कोप बड़ा वेरी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिसने फेसबुक बनाई उसको नहीं पता था कि उसके पास क्या क्या फंक्शनैलिटीज होंगी, वो तो बिल्ड अपॉन करते चले गए। उसने एक आइडिया बनाया, उस पर एक प्रोडक्ट बनाई, फिर उस प्रोडक्ट को फिर फर्दर इम्प्रोवाइज किया, फिर पूरी दुनिया फेसबुक पर किस तरह से जो है काम ले रही है। तो वही वाली बात है। बहुत सारे हम आईटी प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो उसमें भी यही होता है कि हम एक आइडिया या एंड रिजल्ट लेके चलते हैं, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट फंक्शनैलिटीज होती हैं या उसके अंदर जो एग्जैक्ट आप कहते हैं फंक्शंस होते हैं, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे उसकी नीड बढ़ती है, हम उसको एनहांस करते रहते हैं। तो यहाँ पर जब हम एजाइल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये अनसर्टेनिटी है और यहाँ पर हमें अपने जो स्कोप है जैसे जैसे वो चेंज होगा या नई रिक्वायरमेंट्स आएगी, हमने उसको अडॉप्ट करना है और इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, डू यू थिंक असद के जो एजाइल प्रोजेक्ट है ओनली फॉर आईटी? देखिए, ऑब्वियसली इस वक्त जो मेजर इसकी यूटिलाइजेशन है वो आईटी में है, लेकिन हम इस पे काम कर रहे हैं, जैसे कि रिसर्च है, मीडिया है, मार्केटिंग है, तो यहाँ पर भी जो है वो अभी इसको हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मेनली जो डोमिनेंस है आप कह लें एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, वो आईटी में ही है। अच्छा, डू यू थिंक एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स जो हैं उनको आईटी में जाना चाहिए? मेरे ख्याल से जो एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा जाना चाहिए। देखिए, इस वक्त जो मार्केट में ट्रेंड है वो ये है कि आपके पास जो नए आईटी के ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा है और वो किसी न किसी एक एरिया में काम कर रहे होते हैं। हमें उनको बेसिकली ट्रेन करना है कि वो ना सिर्फ ये कि डेवलपमेंट साइड को देखें बल्कि उसकी ओवरऑल डिलीवरी साइड को भी देख लें। इसीलिए आप देखें इंटरनेशनली आपके पास मल्टीपल सर्टिफिकेशन आ रही है, लाइक एजाइल डेवलपर जो आ रहा है या एजाइल बिजनेस ओनर आ रहा है, ताकि लोग जो है ना सिर्फ प्रोडक्ट के एंड रिजल्ट को देखें बल्कि उसकी डिलीवरी को भी जो है वो ये बहुत मैटर करती है। बहुत जबरदस्त। देखें, एक और इसमें जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम मिस कर रहे हैं, ऑल्दो अगर हम देखते हैं, आपको पता है जो किसी भी आजकल जो कंट्री की ग्रोथ की बात हो रही है, जीडीपी की बात हो रही है, तो हम कहते हैं कि एक ज़माने में हम कहते थे जी हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस है, फिर हमने कहा जी हमारी इकोनॉमी जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, फिर हम कह रहे हैं जी अब हमारी इकोनॉमी आईटी बेस है। अब हम अगर आईटी की बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पर हम कम पैसे में ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट या ज़्यादा बड़ी वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। और हमारे यहाँ समहाउ ऑल्दो अब काफ़ी हद तक काम होना शुरू हो गया है, लेकिन जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और जो वो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाते हैं, टोटली क्रैप। आप देखें, अगर वेरी राइट अगर वो प्रोजेक्ट आप तरीके से बनाएं और उसकी जो है, सर उसमें मैं स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, फैकल्टी प्रोफेसर्स का बड़ा रोल है, वो पूरी कंसंट्रेशन नहीं देते। मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं लूँगा, मैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ा पैसा चार्ज कर रही हैं, पूरे जो 3 आवर्स की क्लास होती है थीसिस के हवाले से वो डिलीवर नहीं करते, प्रोजेक्ट असाइन करके चले जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। उनका काम है कि वो स्टूडेंट को देखें वो किस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सर प्राइमरी डाटा बहुत आ चुका है, सेकेंडरी डाटा पे आप काम कर रहे हो, इनोवेशंस लेकर आने की बहुत ज़रूरत है। देखिए रोयल, इस पे एक हमें एक और एंगल से देखना होगा। देखिए, हम जब अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को स्पेशली आईटी प्रोजेक्ट्स देते हैं और हम उनसे कहते हैं तो हम पोस्टर प्रेजेंटेशंस ले रहे होते हैं, हम उनको नंबर्स दे रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि आपका जो नंबर क्राइटेरिया है वो सिर्फ ये ना हो कि आपने प्रोडक्ट बना लिए, आपका नंबर क्राइटेरिया ये हो कि आपने प्रोडक्ट न सिर्फ बनाई है विद इन योर 1 ईयर और 6 मंथ प्रोजेक्ट, प्लस आपने सेल किया है। तो अगर आपने प्रोडक्ट को बना के मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया, उससे आपने कुछ पैसे कमाए, तो एक तो जाहिर है स्टूडेंट की मोटिवेशन भी होगी। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का भी बड़ा रोल है। स्टूडेंट पे पहले आइडेंटिफाई करें कि उसकी स्किल्स क्या है। मिसमैच तो नहीं है, वो ऐसा तो नहीं है कि जबरन जो है वो किसी और फील्ड में आ गई और ये जो है डिग्री ले रहा, ये भी बड़ा एक मैटर करती है। बिल्कुल ऐसा है। असल में क्या होता है, हम कहते हैं हवा चलती है, एक हवा चली कि जी डॉक्टर तो सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स तो सारे इंजीनियर्स हैं, आईटी तो सारे आईटी हैं, तो ऑफ कोर्स ये तो रहेगा। लेकिन देखिए, जैसे हमारे सियासतदानों में भी अब शौक हो गया डॉक्टरेट की डिग्री लेने के लिए, हर किसी को अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। चले वो जो है वो एक और हम जो है ना वो अपना इवेंट का टॉपिक देखेंगे। तो आईटी के हवाले से अगर आप स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इस पे अगर ठीक है एक पहलू को मैं और आपसे डिस्कस करूंगा। सर जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, वी हैव टू डिपेंडेंट टू अदर सॉफ्टवेयर्स की मैं बात करूंगा। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, आप सॉफ्टवेयर खुद डेवलप नहीं कर रहे, बना नहीं रहे, लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर्स आप अडॉप्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपको, सिस्टम के मुताबिक सिस्टम आपका अपग्रेड नहीं होता, वर्जन मैच नहीं करता। यहाँ के सिस्टम पे रहते हुए आपको सॉफ्टवेयर्स खुद डेवलप करने होंगे, क्यों नहीं होते? देखिए, पहली बात तो ये कि सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं हम डेवलप नहीं कर रहे हैं,
जो डिस्कनेक्ट है अगेन वो यही है कि हम जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो आईटी माइंडसेट से कर रहे हैं, ऑल्दो हमें जो प्रोडक्ट डेवलप करने हैं वो बिजनेस माइंडसेट से करने हैं। अब देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको सारी लैंग्वेजेस पढ़ा देंगे, .NET पढ़ा देंगे, जावा पढ़ा देंगे, लेकिन जब वो लोग प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे या किसी कंपनी का प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ इनसे ये नहीं पूछेंगे जी आपको .NET आती है, जावा आती है, आपसे यही पूछेंगे जी आप फाइनेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग को समझते हैं, आप इन्वेंट्री को समझते हैं। तो हमारे पास मोस्टली जो है वो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, IT बैकग्राउंड से होते हैं, पर उनको बिजनेस डोमेन की नॉलेज नहीं होती। तो वो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं वो मोस्ट ऑफ IT के पर्सपेक्टिव से कर रहे होते हैं, ऑल्दो जिसने यूटिलाइजेशन करनी है उसने उसको IT से ज्यादा अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहिए। सही कह रहे हैं। सर्टिफिकेशन के हवाले से क्वेश्चन ये रेज करूंगा कि वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफाइड होता है इंडस्ट्री में या नहीं? देखिए इस वक्त तो वर्ल्ड वाइड एक नॉन सर्टिफाइड मैनेजर जो है ही इज अर्निंग लेस देन दी सर्टिफाइड मैनेजर, यानी कि जो अभी रिसेंट सर्वे किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने, तो उसने कहा है कि एक जनरल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफाइड प्रोफेशनल है ही अर्न्स अराउंड 20% मोर देन द नॉन सर्टिफाइड मैनेजर। प्लस मेरे ख्याल से मैं अगर इसमें बात करूं कि दुबई में या मिडिल ईस्ट में आप जाते हैं तो सेम पोजीशन सेम कंपनी पे अगर लेट्स सपोज आपको बिगनर लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे 18,000 दिरहम तक की ऑफर है और अगर आप सर्टिफाइड हैं तो वही ऑफर 18 से 25,000 दिरहम पर मंथ पे हो जाती है। तो आप सोचें 7,000 से 10,000 दिरहम का पर मंथ अगर डिफरेंस आ रहा है सर्टिफिकेशन का, तो वी शुड गो फॉर इट। ठीक है, गो फॉर इट। फिर एक दूसरा प्रॉब्लम भी मैं रेज करूंगा, अपने कंट्री के लिए आपने क्या किया? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेसेसरी होती है हमारे नेशन के लिए। यहाँ पर इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, NID से पढ़ते हैं और उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं होती। उनको जो दूसरे ममालिक हैं वो फ़ौरन जो है वो वैकेंसी अनाउंस होती है, वो अप्लाई करते हैं और दे गो आउट, वो चले जाते हैं। सर यहाँ पर क्वालिटी नहीं आ रही। यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं मुस्तकबिल के मेहमान हैं, वो जब बाहर चले जाते हैं अपनी नेशन को, पाकिस्तान के लिए फिर काम कैसे होगा? आपको बाहर से लोग लाने पड़ेंगे। देखिए बात यह है कि इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो वो यहाँ रुकेंगे। फिर IT सेक्टर को बहुत काम करने की ज़रूरत है असद, कहने का मकसद यही है। IT सेक्टर तो काम कर भी रहा है और करता भी रहेगा, लेकिन वही वाली बात है कि हम अपना विजन क्या रखते हैं। क्या हमारा विजन ये है कि हम बाहर की प्रोडक्ट्स को लाकर यहाँ इंप्लीमेंट कर दें या स्मॉल एप्लीकेशंस पे काम करना शुरू कर दें, या ये कि हम किसी बड़े प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन पे जाएं जिसपे हम वर्ल्ड वाइड कोई नाम बनाएं। देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज हु आर डूइंग दिस थिंग, ऑल्दो अब लाहौर में काफ़ी काम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस पे और दूसरी एप्लीकेशंस पे, लेकिन अगर हम देखें कि जो हमें अभी भी जो रिक्वायर्ड है या जो हमारी स्ट्रेंथ है एज यंग जनरेशन, उसके हवाले से हम IT में उतना काम नहीं कर पा रहे। सर मैं इंडिया की एग्जांपल को कोट करूंगा यहाँ पर, बहुत ज़रूरी है। इंडिया की हम इतनी तनक़ीद करते हैं लेकिन उनका IT सेक्टर हमसे बहुत बेहतर है। फॉर एग्जांपल हम ऑर्किड की बात करेंगे। आपको याद होगा ऑर्किड की जो मार्केट थी वो किस तरीके से जो है देन ग्रेजुअली वो फेसबुक पर आई, और ये 7 से 8 साल पुरानी बात है। ऑर्किड का भी एडिक्शन था लाइक जो फेसबुक है, उससे पहले फेसबुक एग्जिस्ट कर रहा था। देखिए बात यही है कि जब हम ऑर्किड वर्सेस फेसबुक देखते हैं तो बात यह है कि फेसबुक ने आपको वो फंक्शनैलिटीज़, वो चीज़ें जो कि ऑर्किड में थी उस पर प्लस एड ऑन लगा के दे दिया। और देखिए जब भी आप किसी भी चीज़ को कंपटीशन करते हैं ना, तो आप कंपटीशन 2 चीज़ों पे करते हैं, या तो आप कंपटीशन करते हैं प्राइस पे या आप कंपटीशन करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वैल्यू पे। तो ऑर्किड को जो बीट किया है या ऑर्किड के लोगों को जो इन्वाइट किया वो। अच्छा सर, एक स्लाइड हमने लगाई है स्क्रीन पर एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अराउंड की। हमने देखा है कि पहली बात तो ये है कि इन्फ्लुएंसिंग एंड शेपिंग फ्यूचर इन्वायरमेंट की बात हो रही है। उसके बाद बात कर रहे हैं अर्ली वार्निंग, स्कैनिंग द इमर्जिंग ट्रेंड की बात हो रही है। इंफॉर्मेशन लीड कर रही है डिसीजन एंड सॉल्यूशंस की तरफ। फिर रिस्पॉन्डिंग टू अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क, अनसर्टेनिटी की आपने बात शुरू में की थी। तो ये चारों जो क्लॉजेस हैं इस पर आपका क्या कमेंट? देखिए जब एजाइल का इंसेप्शन हुआ था तो एक एजाइल मैनिफेस्टो डेवलप हुआ था। तो ये जो चारों बातें आपने कही है बेसिकली उससे अलाइन है। एजाइल मैनिफेस्टो ये था कि जब हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं कि जी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कोई चेंज नहीं आएगा। तो एजाइल ने कहा नहीं जी, जो भी चेंज आएगा हम उसको वेलकम करेंगे। तो बेसिकली हम उसे कहते हैं कि जब रादर देन फॉलोइंग अ प्लान विल फॉलो दी एड ऑफ द चेंज। दूसरा ये था कि जब भी हम प्रोजेक्ट करते हैं कोई भी चेंज आता है तो हम कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था या कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था या हमें नहीं, हम कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है लेकिन लेट्स जस्ट डू द वर्क। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये होता है कि जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं या एजाइल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसमें जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं प्रोसेस फॉलो करें कि जी अगर मुझे रोहेल से बात करनी है तो पहले रोहेल की PA से बात करूँ, फिर उसको मैं एक डॉक्यूमेंट दूँ। तो उसने कहा कि जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो रादर देन फॉलोइंग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस, व्हाई डोंट वी जस्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड गेट द वर्क डन।
तो बेसिकली ये जो चारों बातें हैं, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज, फॉलोइंग टू प्रोसेसेस, यू नो, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस को आप जो है कर दें। और दूसरा ये कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको इतना मोटा डॉक्यूमेंट नहीं दूं कि आपका सिस्टम क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन सिस्टम कुछ नहीं कर रहा। तो कहते हैं वी शुड गिव देम दी सिस्टम, और सिस्टम जाहिर सी बात है मैं आपको एट द एंड ऑफ द डे एक 6 महीने बाद, साल बाद दूं। मैं आपको हर महीने या हर हफ्ते जो भी मैंने प्लान बनाया है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा दिखाता रहूं ताकि आपको नजर आ जाए, या आप यूज कर सकेंगे जी मेरा प्रोजेक्ट जो है वो अभी किस स्टेज पे पहुंचा है और कौन कौन सी फंक्शनैलिटी इसमें अभी काम कर रही है। फंक्शंस की आप बात करें ना तो स्लाइड के अकॉर्डिंग जो है इनिशिएट प्रोजेक्ट, डिफाइन रिक्वायरमेंट्स के बाद अगला स्टेप होता है इंटीग्रेट एंड टेस्ट का, ऐसा ही है? ऐसा ही है। उसके बाद होती है इंटीग्रेशन और टेस्ट दोबारा, फिर उसमें डिफरेंट क्लॉजेस को हमने सब किया है जिसमें एडजस्ट ट्रैक हो गया है, रिव्यू हो गया है, नेक्स्ट हो गया है। ये तमाम तर पूरे एक सप्लाई चेन की तरह आगे बढ़ रहा है। इस लाइक का सप्लाई चेन क्या कहेंगे आप? देखिए इसको मैं सप्लाई चेन से तो मैं आप नहीं करूंगा, लेकिन इसका जो ओवरऑल सिनेरियो है वो ये है कि हम जब एजाइल प्रोजेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने अपना एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है जिसको हम कहते हैं यूजर स्टोरी, वो हमने डिफाइन कर ली कि हमने यूजर स्टोरी हमने क्या चीज़ जो है वो डेवलप करनी है अपने करंट फेज में, और फिर उसके ऊपर हम अपनी प्लानिंग करते हैं और चीज़ें करते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है एजाइल की वो ये है कि आपको जो रिजल्ट है वो 6 महीने बाद या 1 साल बाद नहीं मिलता, आपको रिजल्ट 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद मिल जाता है जो आपने खुद प्रायोरिटाइज किया होता है। अच्छा, कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है एजाइल पे पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो? देखिए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस को जिनको मैं जानता हूं, जिनसे बातचीत है, दे आर यूजिंग एजाइल। और देखें एजाइल की जो सबसे बड़ी बात है, लोग समझते हैं कि एजाइल खुद मेथोडोलॉजी है। एजाइल इट्स नॉट अ मेथोडोलॉजी। जैसे हम कहें मीडिया, तो मीडिया कुछ नहीं है, मीडिया के चैनल्स हैं। इसी तरह आपके पास एजाइल एक कॉन्सेप्ट है और एजाइल की 9-10 मेथोडोलॉजीज हैं, जिसमें एक सबसे नंबर 1 आती है स्क्रम है, फिर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक्सपी है, फिर लीन है, कैनबैन है, DSDM है, ASD। अगर ये टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट हैं, ये I don't want to go into that technicalities. नहीं, जरूरी है हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा है उसको ये टर्मिनोलॉजीज पता होना बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब आई वाज शॉक, मतलब शॉक इन सेंस में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा है उसको ये चीजें पता भी नहीं होंगी। देखिए हम ये समझते हैं कि एजाइल एक मेथोडोलॉजी है, जैसे हमसे कहा कि वो इटसेल्फ कुछ नहीं है, उसके अंदर अच्छा एक स्लाइड पे लिखा है कि चेंज, देन स्कैन, देन एनालिसिस, उसके बाद रिस्पॉन्ड। वो असल में कॉन्सेप्ट मुझे सबसे मैंने कहा वो ये है कि जब भी कोई चेंज आपके पास आएगा आपने उसको एक्सेप्ट करना है, रादर देन ये कि आप रिजेक्ट कर देंगे जी ये हमारे प्लान में नहीं था। और उसमें आप पहले फोरकास्ट कर लें कि रिस्क आ रहा है तो आप फेस कैसे करेंगे उस पूरी चीज? देखिए रिस्क तो हर प्रोजेक्ट्स में आते ही हैं और आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम कहते हैं कि रिस्क यूनिक नहीं होते। जिंदगी आपकी जो ह्यूमन लाइफ है वो भी तो रिस्क पे चल रही है। देखिए सारी चीज़ें ही रिस्क पर हैं बबल वो किसी लेकिन ये है कि हम किसी चीज़ को या अपने शॉर्ट इवेंट्स को प्लान कर लेते हैं और उसके हिसाब से फिर अपने रिजल्ट्स को जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो डिफरेंस है, जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं एजाइल की और स्क्रम की, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए पहली बात तो जैसे आपसे मैंने कहा कि स्क्रम कुछ और चीज़ है नहीं, स्क्रम एजाइल का एक मेथड है। तो यू कैन नॉट से कि जी एजाइल इज समथिंग एल्स और स्क्रम इज समथिंग एल्स। स्क्रम इज अ सॉफ्टवेयर, स्क्रम एक मेथोडोलॉजी है एजाइल की। जैसे मैंने कहा एजाइल एक कॉन्सेप्ट है या एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर 8 या 9 या 10 जितनी भी मेथोडोलॉजीज हैं वो उसके अंदर आती हैं, जिनमें स्क्रम एक नंबर 1 है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान की तो आपने बात कर ली कि आपने सॉफ्टवेयर हाउसेस को दिया, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हाउसेस इस पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान? देखिए इस वक्त जो नोटेबल सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो मुझे बताया, जैसे फोलियो 3 है, नेटसोल है, सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये वो जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है जो उस पर काम कर रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें मजीद ग्रोथ भी रिक्वायर्ड है और हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान के बाहर अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, अफ्रीका की बात करें, यूरोप की बात करें, पैसिफिक एशिया की बात करें, यहाँ पर यूज़ हो रहा है? देखें नोकिया, गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, दे ऑल आर यूजिंग एजाइल। सो मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो BAE है आपके पास, और हर इंडस्ट्री में जहाँ IT प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वहाँ पर एजाइल यूज़ हो रहा है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होंगे? हमने एडवांटेज पर तो बात कर ली। देखें असद बात ही होती है, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, हर इदारे के होते हैं, सिस्टम के होते हैं, तमाम तर चीज़ों के होते हैं। ऑन अ प्रैक्टिकल नोट आप क्या समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में लैकिंग हो रही है या ड्रॉबैक है, इस पर बेहतरी की ज़रूरत है या इसके कुछ मनफी असरात भी हो सकते हैं? देखिए आई वुड से मनफी असरात इतने नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी भी सही चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एजाइल की जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो आप कह सकें एडॉकिज्म के नाम पर हो रही है। हम जो काम पहले एडॉकिज्म में कर रहे थे, फिर हमने प्रोसेस को लाने की कोशिश की, फिर हमने दोबारा एडॉकिज्म पर जाने के लिए एजाइल को यूज़ कर लिया। तो एजाइल का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो प्रोसेस को फॉलो ना करें। एजाइल का अपना एक प्रोसेस है, अपना एक फ्रेमवर्क है। ऑफ कोर्स इट्स लाइट वेट, लेकिन ये है कि आपको जितना उसके अंदर उसके रूल्स डिफाइन किए हैं उसको आप फॉलो करें। इनफैक्ट PMI ने एक इंटरनेशनल रिसर्च कराई थी, पार्लियामेंट इंस्टीट्यूट ने, तो दे आइडेंटिफाइड इट कि
तकरीबन 60-70% ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एजाइल प्रोजेक्ट में यूज़ करिए, दे आर नॉट फॉलोइंग वन सिंगल मेथड, दे आर कंबाइनिंग इट विद मल्टीपल। सो अगर आप कहेंगे कोई ये कहे कि मैं एजाइल में स्क्रम को यूज़ कर रहा हूँ, तो पता चलेगा कि वो स्क्रम नहीं है, वो स्क्रम भी है, वो लीन भी है, वो कैन भी है। सो दे हैव मल्टीपल फ्लेवर्स विद इन वन। सो हमें इसको जो है थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अवेयरनेस की लैकिंग है, मैं ये प्रोडक्ट कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अवेयरनेस के लिए हमें क्या काम करना होगा इस प्रोडक्ट? देखिए, इस वक्त हमें अवेयरनेस के लिए हम ऑलरेडी कुछ तो काम हो भी रहा है, मार्केट में लोग उस पर काम कर भी रहे हैं। फर्दर ये है कि हमें और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एजाइल के जरिए चलाने होंगे और उसका जो रिजल्ट जो है वो हमें दिखाना होगा इन टर्म्स ऑफ कि जी किस तरह से हमने एजाइल को यूज़ करते हुए इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया। हमारा अभी जो फोकस होता है वो ये होता है कि जी हमने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया या हमने जो है वो ये रिजल्ट प्रेजेंट कर दिया, लेकिन वो जो प्रोसेस है जिसके जरिए हमने उस प्रोडक्ट को या उसको डेवलप किया, उसको भी अगर हम शोकेस करेंगे जी दिस इज द प्रोसेस दैट वी हैव यूज्ड टू डेवलप दिस थिंग, तो जाहिर सी बात है उसकी एक अवेयरनेस और एडॉप्शन बढ़ेगी। एजाइल जो है R&D पे काम कर रहा है, बेसिक उसकी बेसिक फंडामेंटल में R&D है। हाँ बिल्कुल, देखिए आप R&D प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकते हैं उसको, कि अगर आपने कोई रिसर्च करनी है तो उसको भी आप जो है वो एम्पेरिकल रिसर्च को आप कह लेंगे जी मैं फर्स्ट 2 मंथ्स में या फर्स्ट 2 आइट्रेशंस में जो है मैं ये काम करूंगा, उसके रिजल्ट पर फिर मैं नेक्स्ट आइट्रेशन प्लान करूंगा। अच्छा, आपने पहले डिस्कस कर लिया कि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ये शॉर्ट टर्म में नहीं एग्जिस्ट कर सकता। शॉर्ट टर्म इन सेंस ऑफ 1 ईयर, इससे ज़्यादा नहीं, असल में तो एजाइल एग्जिस्ट ही शॉर्ट टर्म में करता है। अच्छा, एजाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप छोटे प्रोजेक्ट्स को, फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट्स को, चेंज प्रोजेक्ट्स को कितनी जल्दी करते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए मेनली हम ट्रेडिशनल ये इसका कोर एक इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ऑफिशियली गवर्नमेंट में अगर बात की जाए तो इसको कितना इम्पोज किया गया है, या ये कह लीजिए मेरा क्वेश्चन ये कि रेगुलेशन कौन सी इसके पीछे लग रही है? देखिए, इस पे पहली बात तो है कि हमें हर चीज़ में गवर्नमेंट को लाने की जरूरत नहीं है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये कि अभी गवर्नमेंट में एज सच इसकी जहाँ तक मेरी नॉलेज है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। असल बात ये होती है गवर्नमेंट लेवल पर आकर चीज़ों का होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक लाइसेंस सर्टिफाइड मिल जाता है। मार्केट में डिफरेंट लोग आकर ये बात कहते हैं कि हम न्यू प्लेयर्स लाना चाहते हैं, हम मार्केट में ये करना चाहते हैं, IT के लिए हम काम करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में मोनोपोली एग्जिस्ट करती है। उस मोनोपोली को एग्जिस्ट करने के लिए जो इनोवेशंस होती हैं, न्यू प्लेयर्स होते हैं, उनको आने में प्रॉब्लम होती है। देखिए, इस पे जो कि फॉरेन कंट्रीज़ भी कर रही हैं और जो हम कर सकते हैं वो ये है कि जैसे अभी US ने भी किया है कि जो भी उनके प्रोग्राम मैनेजर्स हैं उनके लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। इनफैक्ट UK ने ये लॉ पास किया है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो कि 200-300 मिलियन पाउंड से ऊपर का है तो उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं दे मस्ट बी गॉन थ्रू विद द ऑक्सफोर्ड कोर्स। इसी तरह जो है आप अगर कनाडा में, USA में देखें तो अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब पोस्ट करते हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेशन का होना लाजमी है। इवन अगर आपकी सर्टिफिकेशन नहीं होती तो वो आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं करते। सो हम यहाँ पर ये गवर्नमेंटल लेवल पर ये कर सकते हैं कि जो हमारे सीरियस प्रोजेक्ट्स हैं या जो हमारे गवर्नमेंट के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हम प्रीरिक्विजिट बना लें कि जो भी वेंडर इसको परफॉर्म कर रहा है, जो उसका प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो सर्टिफाइड होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो उससे क्या होगा, एक तो अवेयरनेस भी बढ़ेगी और अडॉप्शन भी जो है इसकी बढ़ेगी। और दूसरा एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, अगर इस कोर्स को आप HEC रख भी दे स्पेशलाइजेशन में तो एजाइल के नाम से भी आप एक कोर्स पढ़ा सकते हैं जिसमें आप इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। और एजाइल के नाम से कोर्सेज हो रहे हैं, हम भी कराते हैं और भी दूसरे लोग उसको करा रहे हैं। इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ ने भी इसको इन्वॉल्व किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे इसको जो ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है कि हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ हम इस एजाइल को भी जो है वो इंडक्ट करें। इनफैक्ट ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो वर्ल्ड की जो नंबर 1 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन है PMI, वो जो अभी लेटेस्ट उनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक रिलीज होगी सितंबर 2017 में, उसमें वो दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक ही बुक में दे रहे हैं। सो दे आर सेइंग कि अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एजाइल है तो आप ऐसे करेंगे और अगर वो ट्रेडिशनल है तो ऐसा करेंगे। तो जब वो बुक मार्केट में आएगी तो उससे ऑटोमेटिकली वर्ल्ड में एक नया चेंज आएगा और लोग एजाइल को और ज़्यादा सीरियसली देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी ये मैच्योरिटी पे नहीं है, ग्रोथ लेवल से गुजर रहा है, आगे ग्रोथ लेवल से गुजर रहा है। हमारे मुल्क में तो ऑफ कोर्स ग्रोथ लेवल से गुजर रहा है, ग्रोथ से इनोवेशन लिए अभी इनिशिएट किया। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन की हमने बात की ली, ठीक है। अब मैं बात करूंगा जो सॉफ्टवेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो कितने ज़्यादा बेहतर हैं अगर आप कंपेयर करेंगे दीगर सॉफ्टवेयर से। जो वर्जन्स हमें मिलते हैं, कहा यह जाता है कि वो लाइट मोड वाले होते हैं, बेटा वाले होते हैं, हमारे सिस्टम इतने ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, वो इतने अपग्रेड नहीं है। उस हवाले से आप क्या देखते हैं? देखिए, बात यह है कि हम इसमें ये डिफ़ाइन करें कि हम किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। जो हमारी मैच्योर इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, तो वहाँ पर तो ये इशू नहीं है, वहाँ पे हमारे पास पैसे भी हैं, हम सर्वर्स भी लगा रहे हैं, हम डाटा सेंटर्स भी लगा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है सर, इवेंट्स में आ जाती है, कभी कोई इशू आ गया और हर जगह आती है। आप देखें, वो आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे हर जगह प्रॉब्लम्स आती हैं, हर जगह सिस्टम्स बैठते हैं। आई वाज इन US तो उनका यूनाइटेड एयरलाइन का सिस्टम बैठ गया था, हम सब बाहर बैठे वेट कर रहे थे। तो आप ये नहीं कहे कि सिर्फ पाकिस्तान में ही सिस्टम्स में एरर आते हैं या सिर्फ आते हैं, हर जगह जो है वो सिस्टम्स
सिस्टम्स में ग्लिचेस या इश्यूज होते हैं, लेकिन बात यह है कि हम कितनी जल्दी उसको रिजॉल्व करते हैं, बात सारी ये बात सारी है। अच्छा, ऑरेकल की बात करेंगे सर। ऑरेकल कंपनी लाइक अ सॉफ्टवेयर, पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ऑरेकल के जैसा या उसके लाइट वर्जन जैसा हम कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें? देखिए, पहली बात तो ये कि ऑरेकल हैज़ मल्टीपल सॉफ्टवेयर। आप अगर ऑरेकल में ऑरेकल में आप डेटाबेस की बात कर सकते हैं, ऑरेकल में आप उसके ERP की बात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ अर्से पहले तक हमारी कुछ कंपनियों ने अपने ERP सिस्टम्स बनाए थे जो काफ़ी सक्सेसफुली उन्हें इम्प्लीमेंट भी किए, लेकिन हम उसको मैच्योरिटी के लेवल पे ले जा नहीं सके, जिसकी वजह से अब जिसे कहते हैं ना कि जो अर्ली 2000 का ट्रेंड था, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि जो हमारी कंपनीज़ के या हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज़ के लोकल ERPs थे उसको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन अब जो ट्रेंड आ रहा है वो ये हो रहा है कि हम उसको माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम ऑरेकल या माइक्रोसॉफ्ट या SAP के ERP से। ठीक है असद, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा इस पर फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसमें और ज़्यादा कितनी बेहतरी हो सकती है और क्या इसकी चीज़ें सामने आएंगी। लेट्स टेक अ ब्रेक, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और आईटी सेक्टर के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं एजाइल प्रोजेक्ट में क्या कुछ हो रहा है, कितनी ग्रोथ हो चुकी है, कितनी फोरकास्ट किया जा रहा है उसमें, और क्या कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, क्या प्रॉब्लम है, इन तमाम तर चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सीरियस नोट पर बात हो रही है। कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। असद साहब, एजाइल पर बात की जाएगी, बिल्ड कॉम्पिटिटिव टीम्स की बात हो रही है, क्या लगता है आपको इसमें किस तरह से टीम वर्क होता है? देखिए, पहली बात तो ये कि एजाइल का जो आई वुड से ब्यूटी है वो ये है कि हम मल्टीपल टीम्स को मल्टीपल साइलोज में काम नहीं कराते। हम ये कहते हैं कि हमारी जो पूरी टीम है दे आर वन, और दे आर बेसिकली डिसाइडिंग कि जी हम किस तरह से आपस में एक दूसरे को काम असाइन करके काम कर रहे होंगे। जनरल जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है उसमें क्या होता है कि मैं कहूँगा जी आप ये काम करेंगे, फिर दूसरा बंदा दूसरा काम करेगा, फिर तीसरा करेगा, तो कलेक्टिव ओनरशिप नहीं आती है। तो एजाइल का जो आप कहते हैं ना कि मैनिफेस्टो भी है, एजाइल का कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि टीम जो है वो कलेक्टिवली ओन कर रही है कि जी ये जो हमने रिजल्ट प्रोड्यूस किया ये हमारा है। कोई ये नहीं कहेगा जी डिज़ाइन मैंने नहीं किया था या डेवलप मैंने नहीं किया था या टेस्ट मैंने नहीं किया था। सो वट एवर द रिजल्ट इट इज़ टीम रिजल्ट। तो यहाँ पर जो टीम की डिलीवर समथिंग टू यूजफुल टू क्लाइंट, तो चेक किया जाता है कि व्हाट डिलीवर और किस तरह से कर रहे हैं। जो इसमें कॉन्सेप्ट है एजाइल में वो ये है कि हम, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि हम एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको रिजल्ट नहीं देते। हम आपको हर आइट्रेशन में से हर 2 हफ्ते बाद या हर 1 महीने के बाद जो भी हमने स्केड्यूल किया है हम आपको आपका रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे फर्स्ट करें, आपने कहा कि जी मैं एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वेबसाइट में लोग लॉग इन कर सकें और अपनी ईमेल चेक कर सकें। तो मैंने क्या किया, आपको 2 हफ्ते में लॉग इन करके दिखा दिया, ईमेल चेक करा दी। फिर अगले 2 हफ्ते में मैंने आपको क्या किया, आपने ईमेल कंपोज भी कर ली। फिर उससे अगले हफ्ते में हमने कहा कि जी आपने ईमेल कंपोजिशन में अपने जो है वो अटैचमेंट भी ऐड कर दी। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम क्विकली बिल्ड करते जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बिल्ड करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आप उसको टेस्ट कर सकें, आप सेटिस्फेक्शन आपकी अचीव हो जाए, ताकि आप जब ओवरऑल उसको क्रॉस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें नजर आ जाएंगी। अगर फर्स्ट करें मैं आपको एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स या 3 मंथ्स या प्रोजेक्ट के एंड पे कोई प्रोजेक्ट रिजल्ट दिखाऊंगा, तो एक तो आपको पूरा टेस्ट करना, फिर उस माइंड फ्रेम में आना, और फिर अगर कोई चेंज आएगा या कोई नई रिक्वायरमेंट आएगी तो फिर मुझे दोबारा जाके पूरी सारी चीज़ को जो है दोबारा रिवर्क करना पड़ेगा। तो जो रिवर्क का टाइम है, जो कॉस्ट है, वो बहुत कम हो जाती है एजाइल में, और हम शॉर्ट आइटरेशंस में उसका रिजल्ट ले लेते हैं। असद, व्हाट डू यू थिंक जो इनेबल टीम होती है डिसीजन मेकिंग को देखते हैं, क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग के हवाले से? देखिए, उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो अपने जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसकी इन्हांसमेंट के हवाले से, उसकी यूजेबिलिटी के हवाले से होती है। उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि जी किस तरह से हम इस जो हमें जो टास्क मिला है या जो स्टोरी मिली है उसको हम कैसे जो है वो डिलीवर कर सकें और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमल रहे। कंप्लाइंस एक्टिविटीज़ किस तरह से इसमें होती हैं? देखिए, कंप्लाइंस का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम टेस्टिंग को प्रेफर करते हैं कोडिंग पे। जनरली लोग क्या करते हैं, पहले कोड करते हैं फिर जाके उसका टेस्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं या उसको जो टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम जो एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो हम कहते हैं TDD, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले टेस्ट लिख लेते हैं कि जो आप कोड करने जा रहे हैं उसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो पहले हम टेस्ट लिखते हैं और फिर उस टेस्ट की बेस पर हम उसको डेवलप करते हैं और चेक करते हैं। अच्छा, अगर आप तो काम इस पर कर रहे हैं असद, आपके पास तो बहुत ज़्यादा
इसमें इन्फॉर्मेशन होगी। मैं एक एग्जांपल आपसे लेना चाहता हूँ, अगर आपके पास है, कौन सा ऐसा मेगा प्रोजेक्ट हो गया या कौन सा ऐसा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो एग्जांपल सेट करा है एजाइल की? देखिए पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से ऐसे इसको कहना तो मुश्किल होगा कि मैं कोई एग्जैक्टली किसी का नाम पिन पॉइंट कर सकूं, लेकिन जो ट्रेड की है, जो अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं ई कॉमर्स, TRG ट्रेड की ये वन ऑफ द बिग कंपनी अलीबाबा के बाद उनका दूसरा नाम आया, तो वो एजाइल को बड़ा यूज कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। अलीबाबा भी कर रहा है इस पे काम? ऑफ कोर्स। देखिए कोई भी ई कॉमर्स कंपनी एजाइल पे काम ना करे ऐसा हो नहीं सकता। और जो हमारे पास ई कॉमर्स के जो लोग हैं, जो ऑनलाइन शॉपर्स हैं, वो काम करना है, वो भी इसको बिल्ड करना है कि जब भी ई कॉमर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात आएगी या ऐप डेवलपमेंट की बात आएगी या एप्लीकेशन डेवलप की बात आएगी या कस्टमाइज एप्लीकेशन डेवलप की बात आएगी, तो वो बगैर एजाइल के हो नहीं सकता। ठीक है। अब असद क्या लगता है आपको कि मैं दोबारा उस सवाल पर आऊँगा लैकिंग और ड्रॉबैक के हवाले से, किस तरह से आप अपनी बात को कंक्लूड करेंगे कि इस पर जो है पेशरफ्त होनी चाहिए, या जहाँ पर भी, जिस इदारे में भी, जिस सेक्टर में या जिस जगह पे भी लैकिंग है, जहां पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एजाइल के हवाले से, उस पे काम करने की ज़रूरत है? देखिए मैं कहूँगा कि हमें दो लेवल्स पर एजाइल पे काम करना होगा। एक तो हमें यूनिवर्सिटी लेवल पर काम करना होगा ताकि जो हमारे बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो मार्केट में आ रहे हैं उनको ना सिर्फ एजाइल की अवेयरनेस हो, बल्कि उन्होंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या जो उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाई हैं वो उस हवाले से बनाई हो। क्योंकि मार्केट में अगर आप जाते हैं और आप कहते हैं कि जी आपने प्रोडक्ट को एजाइल से बनाया है, तो आपकी जो बाइंग है या आपकी जो जॉब की जो एक्वायरिंग है वो बढ़ जाती है। दूसरा, प्रोफेशनल लेवल पे हम ऑर्गेनाइजेशंस को ये कहते हैं कि जनाब आपने जब एजाइल को इम्प्लीमेंट करना है तो एजाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी फुल सूटेबिलिटी के साथ इम्प्लीमेंट करें। अगर आप एजाइल का एक पार्ट इम्प्लीमेंट कर लेंगे या एक टीम के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट अभी जो जैसे आपने बात की, मुझे याद आया कि बैंक अल हबीब अपना पूरा कोर बैंकिंग लिख रहा है। कोर बैंकिंग लिखना या डेवलप करना इज वन ऑफ अ मेगा प्रोजेक्ट एंड दे आर यूजिंग एजाइल। बैंक अल हबीब और बैंकिंग सेक्टर, दूसरा हमारा 3 से 4 बैंक हैं। एक तो आपने बैंक का नाम ले लिया जिनकी परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है, इसको तो हम बैंकिंग को तो हम मज़ीद डिस्कस करते हैं 12:30 पर। आईटी के हवाले से हम तो इसमें बात आपने की एजाइल के हवाले से। अच्छा, फोकस ऑन डिलीवरी एक्टिविटीज़ पे कोई कॉन्सेप्ट है एजाइल का? देखिए डिलीवरी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट एजाइल में यही है कि जब भी हम आपको कोई काम देंगे तो आपने उसको जो है डिकम्पोज करना है इस तरह से कि आप उसको विद इन आइटरेशन डिलीवर कर। ये भी कंप्लाइंस एक्टिविटी में आता है? कंप्लाइंस का जिक्र आप कर सकते हैं, लेकिन मेनली कॉन्सेप्ट ये है कि आप देखिए जो एजाइल का मेन कॉन्सेप्ट है वो है वर्किंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, और वो वर्किंग सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि मैं आपको हर आइटरेशन में अपने रिजल्ट को जो है प्रोड्यूस कर सकूं। ठीक है। अच्छा, शॉर्टली आप मुझे असर ये बता दें कौन सा प्रिंसिपल है एजाइल का वो सबसे डिफरेंट है, जिसको आप एजाइल फेस करता है, जिसने एजाइल्स के लिए डेवलप किया गया? प्रिंसिपल की बात करूंगा। प्रिंसिपल की बात करें तो वो है एडॉप्शन ऑफ चेंज। Adoption of change. Change is good. Change is good. वो कहते हैं कि जी we will follow change, we will accept change and we'll do it. Either के change is bad और उसमें risks no way, no, agile is all about change. You know, when you say agile, it means you can, you're fast. Thank you so much असद चौधरी, आप आए, आपने बेहतर तरीके से इस प्रोजेक्ट और एजाइल के बारे में डिस्कस किया और आपको बताएं कि एजाइल के हवाले से हमने तमाम तर चीज़ों को डिस्कस किया है और आपको ये भी बताएं कि जो चेंज की हमने बात की है कि एक पूरा सर्किल है चेंज के हवाले से, इन्फ्लुएंसिंग एंड शेपिंग फ्यूचर और इन्वायरमेंट है, अर्ली वार्मिंग है, ये तमाम तर चीज़ें हमने आपको डिस्कस की हैं। थोड़ा सा इसमें चेंजेस भी हैं, चीज़ें भी हैं, वो देखनी होगी। तो आईटी सेक्टर के हवाले से इतना ही, थोड़ी सी बात की जाएगी अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। और स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आपको ये अपडेट करेंगे कि आज सुबह जब मार्केट ओपन हुई थी तो 122 पॉइंट्स का हमने पॉजिटिव चेंज देखा था और साथ साथ ये भी आपको बताया कि जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़बरदस्त रहा। गुज़िश्ता रोज़ की बात करेंगे तो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि स्टॉक मार्केट के जो 100 इंडेक्स है, 30 इंडेक्स है, ऑल शेयर इंडेक्स है, वो भी बहुत बेहतर रहा, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे रहे, साथ साथ नंबर ऑफ कंपनीज ने भी परफॉर्म किया। सेक्टर्स वाइज तो आपको सुबह ही हमने अपडेट कर दिया था जिन सेक्टर्स ने लीड किया था। अब ये देखना होगा कि आज के सेक्टर्स कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और उनमें कितना काम हो रहा है। साथ साथ ये भी आपको अपडेट करेंगे कि अभी की क्या सूरत हाल है और अभी की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको फिर नोटिफाई करूंगा। सैटरडे को एचसीपी ने नोटिफिकेशन जारी किया है स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर कि ट्रांसपेरेंसी का कुछ लेवल है, कुछ मामलात हैं, उसको मॉनिटर किया जा रहा है क्योंकि जब भी आपकी मार्केट, जब से मुराद है 2016 नवंबर दिसंबर में आपकी मार्केट जो है 50,000 से ऊपर गई थी तो एचसीपी ने कहा था कि मार्केट में मैनिपुलेशन देखी गई है। फिर एक सेनेटर है, उन्होंने जो है कहा था कि एचसीपी खुद मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है। इस तरह
के जुमलों का तबादला हुआ था, उसके बाद से इन हाउस फाइनेंसिंग का प्रॉब्लम आया था, लेवरेज प्रोडक्ट पर बात की जा रही है, स्टिल बात की जा रही है और अब तक लेवरेज प्रोडक्ट अनाउंस नहीं किया गया स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से और उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अनाउंस किया जाएगा ताकि जो वॉल्यूम्स हैं वो और बेहतर हो सकें। अभी भी वॉल्यूम्स आपके बहुत बेहतर हैं, लेकिन स्टिल क्वेश्चन मार्क हो चुका है कि ऐसा लेटर SECP की जानिब से क्यों दिया गया है। इसका मतलब कि कुछ जो है मार्केट में स्पेकुलेशन मॉनिटर की गई है, ये मैं नहीं कह रहा, ये SECP का लेटर कह रहा है। देखना ये होगा कि आज मार्केट के क्या नंबर्स रहते हैं और साथ साथ मार्केट किस तरह से आगे जाकर परफॉर्म करेगी। और ट्यूसडे चल रहा है, अब आपका पनामा का वर्डिक्ट था वो सॉर्ट आउट हो चुका है, बजट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बजट के बाद आप MSI में दाखिल हो जाएंगे। जब MSI में आप दाखिल हो जाएंगे तो आपकी मार्केट कितनी वैल्यूएबल और रहेगी। उससे पहले आपके वॉल्यूम्स का सस्टेन रहना, आपके इंडेक्स का स्टेबल और ज़्यादा रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट में आप देख चुके हैं कि आप MSI में दाखिल होने के बाद आप किस तरह से बेदखल हुए थे। साथ साथ अच्छी उम्मीदें हैं, पॉलिसीज़ की बात करेंगे और MD के हवाले से खबरें ये भी हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का MD को के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट एक अखबार में आ चुका है और जो एलिजिबल है, जो अवेलेबल है वो अप्लाई करे, लेकिन एज उन्होंने रिक्वायर्ड की है 45 to 55 ईयर्स। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग उस एज ब्रैकेट में अवेलेबल हैं और जो क्लॉजेस डिफाइन किए गए हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट उसको भी फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए। क्या पता कि MD की पोजीशन के लिए आप अवेलेबल हो जाएं और स्टॉक एक्सचेंज की जो पॉलिसीज़ हैं, जो मार्केट की सूरत हाल है वो मुस्बत रहे, पॉजिटिव रहे, अच्छी रहे और ये तमाम तर चीज़ें स्टॉक से आपको अपडेट हम करते रहेंगे। सेक्टर वाइज भी मैंने आपको अपडेट कर दिया है, वॉल्यूम्स आपको अभी भी बता देंगे कुछ देर के बाद और जैसे ही हमारा कॉन्टैक्ट हो जाएगा राबिया शहजाद से कि वॉल्यूम्स कितने चल रहे हैं, क्या खबरें जो मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं नहीं कर रही, प्लस बजट के हवाले से भी आपको अपडेट मुसलसल करते रहेंगे, क्योंकि बजट से मुतालिक जो भी खबर आएगी टैक्सेशन के हवाले से, इंस्टीट्यूट्स के हवाले से, सेक्टर्स के हवाले से, वो भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। और अभी मैं वेट करूँगा कि राबिया शहजाद हमें ज्वाइन कर लें ताकि वो आपको बता सकें, मैं उनसे पूछ सकूं कि वो मार्केट की सूरत हाल क्या है और कितने पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, कितने पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ भी मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई थी, उसके बाद मार्केट जो है 10, साढ़े 10, 11 बजे कल से अगर कंपेयर करूं सूरत हाल को तो थोड़ी सी नेगेटिव हो गई थी। फिर ग्रेजुअली मार्केट ने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए खुद को बहाल किया और सेकेंड सेशन में क्या कुछ हुआ वो आपने देखा, क्योंकि जो क्लोजिंग थी वो माइंड ब्लोइंग थी। और जुम्मे का रोज़ जो पिछला वीक गुजरा वो भी बहुत अच्छा था। जुमेरात का तो रोज़ सबको याद ही रहेगा, 20 अप्रैल, क्योंकि कहा यह गया था कि वो दिन कोई नहीं भूल सकता, कोई भी नहीं भूल सकता है जो 20 अप्रैल को हुआ। बहरहाल ऐसा पार्ट ऑफ जोक। अब देखना ये होगा कि स्टॉक के नंबर्स क्या कहते हैं, सीरियस नोट पर बात कहाँ तक जाती है और पनामा का वर्डिक्ट आने के बाद अब जो डिसीजन मेकर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, वो क्या फैसले करते हैं। थोड़ा सा लिस्टिंग का अभी भी वेट किया जा रहा है, जिस लिस्टिंग के तहत हम ये कह रहे थे कि स्टॉक मार्केट में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स लाए गए हैं वो क्यों डिले कर रहे हैं लिस्टिंग की तरफ, ये भी एक सवाल है तमाम तर चीज़ों के हवाले से। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के मिड डे की, तो एक नज़र मिड डे। तो मिड डे अपडेट के हवाले से आपको बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या कुछ चल रहा है। अपने नाज़रीन को ये भी अपडेट करूंगा कि जो स्टॉक मार्केट है SECP के हवाले से मैंने आपको बता दिया था, अब ये है कि उस पर एक टीम की हम सुन रहे हैं कि डिसीजन लिया जाएगा और एक मीटिंग बैठेगी जो जिन्होंने मार्केट में मैनिपुलेशन की है, जो मार्केट में तमाम तर चीज़ों को देखा है, उस हवाले से इस हफ्ते क्या मीटिंग होगी, कौन से जो फैक्टर्स होंगे वो आइडेंटिफाई होकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सवाल ये है कि जब पिछले साल भी ऐसी सूरत हाल हुई थी मार्केट के हवाले से तो एक दायरा कार बनाया गया था, SECP ने फ़ौरन जो है रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन लिया था और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी का जो लेवल है उसमें किसी किस्म की कोई शक व शुबात ना हो, क्योंकि जब शक आ जाता है तो मामला वहीं गड़बड़ हो जाता है। तो देखना होगा कि क्या सूरत हाल है। तो स्टॉक मार्केट के हवाले से आपको अपडेट इतना ही रखेंगे। सेकेंड सेशन में तफसीली आपको मार्केट के हवाले से अपडेट करेंगे। अभी खबरें मार्केट से मुस्बत हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट बहुत ज़बरदस्त जा रही है। इसी तरीके से आपने मार्केट में अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करनी है। इस सेक्टर से इतना ही। लाइव वायर की ट्रांसमिशन जारी रहेगी, आप हमारी इस ट्रांसमिशन के साथ रहिए।